Hello everyone, this is Amit. The topic is managed code versus unmanaged code in .NET framework। तो बहुत ही आसान भाषा में इसको हम सीखने वाले हैं एंड आई गारंटी कि जब भी वीडियो एंड होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन की मैं डायरेक्टली कभी भी बात नहीं करता हूँ। ये सिर्फ आपको पीपीटी देने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आप जो भी स्लाइड्स हैं आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो से। मैनेज कोड और अनमैनेज कोड क्या होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क में, शुरू करते हैं। एक सिनेरियो है मेरे पास, आप एक डेवलपर हो और मान लो कि ना आपने कोड लिखा है सी शार्प में। फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने सी शार्प में कोई प्रोग्रामिंग कोड लिख दिया। ओके, होता क्या है ना, ये कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका एक्चुअली में कोड एग्जीक्यूट होता है। बट डॉट नेट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोड नहीं जाता है। कोड को पहले भेजा जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के ऊपर। CLR के पास कोड जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। अब CLR क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हो। तो CLR अभी के लिए बता देता हूँ। CLR क्या होता है, एक रन टाइम क्रिएट करता है आपके लिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि कोड को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प होती है। ओके, तो फिलहाल क्या है, मैनेज कोड वो कोड होता है जहां पर CLR आपकी हेल्प करेगा एग्जीक्यूट होने में। डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं भेजते हो कोड, तो हम उसको मैनेज कोड बोलते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर मैं कहूँ कि अनमैनेज कोड क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी CLR नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई कोड लिखते हो उसको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर रन करवा देते हो विदाउट हेल्पिंग द CLR की आप हेल्प नहीं लेते हो, तो उसको मैं अनमैनेज्ड कोड बोलता हूँ। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, मैनेज और अनमैनेज कोड सिर्फ इतना नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप घर में एक आपके शादी है, एक वेडिंग फंक्शन है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये सारा वेडिंग मैनेज आप करोगे। तो ये जो आपको वेडिंग जो फंक्शन आपको ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करवाना है, फिलहाल ये क्या है आपके लिए एक अनमैनेज टास्क है। अनमैनेज टास्क इसलिए क्योंकि आपके अभी हेल्प करने के लिए ना कोई भी वहाँ पर नहीं है, तो सभी काम आपके लिए अभी अनमैनेज्ड है और आपको ही मैनेज करना है। क्या क्या मैनेज करना होगा सर मुझे, कि वेंडर्स को फ़ोन करो, उनके साथ में प्राइस नेगोशिएट करो, डिलीवरीज कोऑर्डिनेट करो, जो भी काम हो सकता है वेडिंग फंक्शन में सब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मेन मेन काम यहाँ पर क्या रहेंगे, आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा मैनुअली हैंडलिंग। आपके पास हेल्पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। पोटेंशियल इशू में क्या होगा, देखो आप एक ह्यूमन हो, तो ऐसा नहीं कि आप हर काम परफेक्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग रह ही जाती है। तो ये भी एक पोटेंशियल इशू है जब आप क्या करते हो, अपने आप से वेडिंग प्लान करने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा, रिस्क बना रहता है यार, ये चीज़ें रह गई, हमेशा बना रहता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी चीज़ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि आप सारा कंट्रोल आपके पास है वेडिंग फंक्शन का। तो आप जैसी आपकी क्रिएटिविटी होगी आप वैसा काम कर सकते हो। अगर आप वही काम किसी दूसरे आदमी को देते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। बट अगर आप खुद से काम कर रहे हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका क्रिएटिविटी माइंड बोल रहा है आप वो काम कर सकते हो। तो फिलहाल ये क्या है, आपके लिए अनमैनेज टास्क है और मैंने बता दिया यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो ये अनमैनेज टास्क है। अब बात करते हैं मैनेज टास्क क्या होगा। वही सिनेरियो है, अभी आपको एक वेडिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, बट अभी आप क्या करते हो ना, आप खुद से काम नहीं करोगे, आप एक प्रोफेशनल हायर करते हो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है। वो आपके लिए इस वेडिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा। क्या क्या मैनेज करेगा, वो आपके लिए वेन्यू डिसाइड करेगा, कैटरिंग डिसाइड करेगा, गेस्ट बताएगा, डेकोरेशंस एटसेट्रा, जो भी काम हो सकता है वो आपके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइजर होगा। अब ये काम आपके लिए क्या है, एक मैनेज टास्क है। सब कुछ आपको मैनेज मिलेगा, आपको कुछ खुद से कुछ नहीं करना है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑटोमेटिक हैंडलिंग। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी तरफ से सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लॉजिस्टिक या कैटरिंग सब काम अपने आप से हो रहा है, आपके लिए कर रहा है कोई इसको, बट आपकी तरफ से, आपके कॉन्टेक्ट से वो एक ऑटोमेटिक हैंडलिंग होगा। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, इसके लिए भी आपको ना यहाँ पे भी स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिक्योरिटी का क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल है बंदा और इसका डेली का काम हो सकता है, जिसने पता नहीं कितने ऑर्गेनाइज करवाए होंगे, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हो। थर्ड है ईज एंड कन्वीनियंस, आपके लिए बिल्कुल ईजी है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है सिवाय कि आप उसको पेमेंट करनी है। तो मैनेज टास्क में क्या होता है, आपके लिए एक हेल्पर
वहाँ पर रहता है आपके इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब ये जो मैनेज टास्क है ना, इसको हम क्या करते हैं, मैनेज कोड के साथ में कंपेयर करते हैं फिर से। तो मैंने देखो ये वही स्लाइड है, मैंने कहा आप डेवलपर हो, आपने कोड लिखा और आपको एग्जीक्यूट करने में CLR की हेल्प लेनी पड़ रही है, जिसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली रन करवा रहा है। अब यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, सर CLR यहाँ पर क्या करेगा, CLR यहाँ पर ये चीज़ें करेगा, आपको एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट देगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, सिक्योरिटी एंड टाइप सेफ्टी करेगा। ये चीज़ें क्या होती है सर, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को कोड को एग्जीक्यूट करते हो ना, बहुत सी डिपेंडेंसीज हो सकती है, तो सारी डिपेंडेंस रिजोल्व करना अब आपकी हेडेक नहीं है। हम मैनेज कोड की बात करें, ध्यान रखिए मैनेज कोड का मतलब आपकी CLR हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसीज आएगी आपको कोई लेना देना नहीं है, CLR अपने आप हैंडल कर लेगा। रिसोर्सेज एंड लाइब्रेरी, जब भी आप .NET में कोई कोड लिखते हो ना, बहुत सा कोड ऐसे है जो .NET के रिसोर्सेज में ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको फिर से उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। वहाँ पर क्लासेस हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, नेम स्पेस हो सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली इंपोर्ट करो और काम करना शुरू करो, ना कि ये कि आप बिल्कुल शुरू से लिखना शुरू करो। तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप CLR का यूज़ करते हो। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये गार्बेज कलेक्शन होता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करिए आपको वीडियो मिल जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करना, अगर कोई वेरिएबल बहुत टाइम से वहाँ पर है, कोई काम नहीं कर रहा, उसको फ्री कर दो, ये भी आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, CLR खुद से कर लेगा। सिक्योरिटी एंड टाइप सेफ्टी भी क्या होता है, जैसे कि आपने वेरिएबल किस टाइप का बनाया है, उसमें किस टाइप की वैल्यूज स्टोर हो रही है, ये भी आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, CLR आपके लिए सब कुछ कर लेगा। बट वहीं अगर आप अनमैनेज कोड की बात करते हो, तो अनमैनेज कोड में ऐसा नहीं है, जो काम CLR कर रहा था आपके लिए, अब आपको डेवलपर एज ए डेवलपर आपको खुद करना पड़ेगा, सब कुछ मैनुअली हो गया, आपको जो भी डिपेंडेंसीज है आपको खुद से रिजोल्व करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज लाइब्रेरी आप यूज़ नहीं कर पाओगे .NET की, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मेमोरी मैनेजमेंट भी आपको खुद से करना पड़ेगा, किस वेरिएबल को फ्री करना है, किसको रिजर्व करना है, ये बहुत हेडेक होता है, बट आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आप CLR की हेल्प नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये अनमैनेज्ड कोड है। सिक्योरिटी एंड टाइप सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस वेरिएबल टाइप में कौन सी डेटा जा रहा है, कौन सी वैल्यू रखी जा रही है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही हेडेक वाला काम है अनमैनेज कोड में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैनेज कोड क्या है, अनमैनेज कोड क्या है। फिर से देख लीजिए, एक सिंपल भाषा में बात करूं कि मैनेज कोड क्या होता है, वो जो CLR आपकी हेल्प करेगा इस कोड को एग्जीक्यूट करने में, उसको मैनेज कोड बोलेंगे। और जहाँ पर CLR नहीं है उसको मैं अनमैनेज कोड बोलता हूँ। और यहाँ पर CLR का सारा काम किसको करना पड़ता है, आप करता है एज ए डेवलपर। ओके, अब एक चीज पूछ सकते हो कि सर ठीक है मैनेज कोड में CLR होता है, अनमैनेज में CLR नहीं होता है, बट सर ये कोड दिखते कैसे हैं, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा कि अच्छा ये कोड मैनेज कोड है और ये अनमैनेज कोड है। तो बात करते हैं मैनेज कोड कैसे पहचानोगे। जब भी .NET को डेवलप किया गया था ना, उसके साथ में ये 11-12 कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है .NET की, ये भी डेवलप किया गया था .NET के साथ में। C# सबसे पॉपुलर लैंग्वेज बन गया .NET का, उसके अलावा और ये सब लैंग्वेज क्या है, .NET की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो कहने का मतलब है कि .NET की ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये सारा मैनेज कोड होगा। क्यों, क्योंकि इन सब को CLR ही एग्जीक्यूट करेगा। .NET की जो खुद की नेटिव लैंग्वेजेस है उसको तो CLR ही एग्जीक्यूट करेगा, और जहाँ पर CLR आ गया इसका मतलब क्या है, वो मैनेज कोड है। तो जो भी कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है वो सारा क्या होगा, मैनेज कोड होगा। अब अनमैनेज कोड क्या होगा, अब जैसे मैंने लिखा C और C++ का कोड अगर आप लिखते हो विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो उसको रन कर देगा, बट CLR आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से आपकी हेल्प करनी पड़ेगी और डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, वो अनमैनेज कोड है। बट आप ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ 2 ही लैंग्वेज लिखी है, C और C++। आप कहोगे सर क्या इस ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके कोड क्या अनमैनेज कोड होंगे? तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है जावा, पाइथन, कोटलिन, ये कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं। तो सर क्या जावा तो एक .NET लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है .NET की, तो क्या सर जावा अनमैनेज्ड होगा? पाइथन भी सर .NET की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो सर क्या पाइथन भी अनमैनेज्ड होगा? क्या कोटलिन भी अनमैनेज्ड होगा? अब देखो, जावा ना CLR यूज़ नहीं करती है, पाइथन भी CLR यूज़ नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ जावा की, तो जावा JVM यूज़ करता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या होता है, वो एक रन टाइम होता है। तो कहने का मतलब है कि जो जावा है ना, वो भी ना उसको डेवलपर
उसको क्या नहीं करता, डेवलपर काम नहीं करता जो हम पहले कर रहे थे, मैनुअली नहीं करता। जावा अगर आप कोड लिखते हो तो जावा के लिए भी एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको हम जेवीएम बोलते हैं। बट सर क्या ये मैनेज्ड होगा या अनमैनेज कोड होगा? देखिए, जो मैनेज और अनमैनेज कोड का जो कंसेप्ट है ना, वो डॉट नेट लेकर आया है। अगर आप डॉट नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो डॉट नेट के कॉन्टेक्स्ट में यही होगा कि जो प्रोग्रामिंग कोड अगर CLR का यूज़ नहीं कर रहा, डॉट नेट के लिए वो अनमैनेज्ड होगा। बट सम टाइम क्या होता है, हम मैनेज कोड को और अनमैनेज कोड को कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी रन टाइम इन्वायरमेंट आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको मैं मैनेज कोड बोल सकता हूँ, ओवरऑल बोल सकता हूँ। बट आप कहोगे सर बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट आपको बात करना है डॉट नेट के कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैं नहीं कहूँगा। अगर आप बिल्कुल ही डॉट नेट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तब तो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा कि CLR है कि नहीं। आप कहोगे नहीं है सर, तो मैनेज कोड नहीं है वो। अगर ओवरऑल बात करते हो कि सर वहाँ पे कोई हेल्पर है जो रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, आप उसको ओवरऑल जनरली क्या बोल सकते हो, आप मैनेज कोड बोल सकते हो। वैसे ही लेकिन जो C और C++ है ना, इसके पास इन्वायरमेंट होता ही नहीं है, सब काम डेवलपर को करना पड़ता है। तो ये तो फॉर श्योर क्या है, अनमैनेज कोड होने वाला है। तो तीन चीज़ें हैं, पहला हेल्पर होगा, अगर हेल्पर CLR है तो वो मैनेज कोड होगा। अगर हेल्पर कुछ और है तो वो डॉट नेट की रिस्पेक्ट में अनमैनेज्ड कोड होगा। बट ओवरऑल आप उसको मैनेज बोल सकते हो। बट फिर कह रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट है मैनेज और अनमैनेज का, ये डॉट नेट ही लेकर आया है। और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसके पास तो रन टाइम इन्वायरमेंट होता ही नहीं है, वो तो फॉर श्योर अनमैनेज्ड होता है वो कोड। ओके, तो यही था सब अनमैनेज्ड और मैनेज कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यार बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।